और नीचे मेरे पास में कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, यहां से कोई लाइट आई, स्पीड क्या होगी, अंदर जो लाइट गई स्पीड क्या हो गई, तो बी का तुम अभी बोले सी अपॉन, लेकिन अब मैंने ये कह दिया कि ऊपर है तुम्हारा पानी, लो वाटर, और नीचे क्या है, वाटर में जो स्पीड है वो मैंने कहा कितनी है, v। गिलास में जो स्पीड है रे की वो कितनी है, v2। सही है। अब अगर मैं देखूंगा, अब हम लोग अब कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करना, तुम लोग वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया तुमने, म्यू वाटर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिया, म्यू ग्लास, तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, B1 इंटू, और यहां क्या है B2, और यहां क्या है म्यू ग्लास, ये एक दूसरे के कैसे होंगे, इक्वल। सही है। यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उस मीडियम में लाइट की जो वेलोसिटी है उसका जो एडिशन है, उसका जो योग है, वो एडिशन मल्टीप्लाई है, वो किसके बराबर होगा, हमेशा सी के बराबर। ठीक है। देखो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, B1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू इंटू B1 की जो गुणा होगी वो किसके बराबर होगी, सी के बराबर। इसी प्रकार से यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, B2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, इन दोनों का भी जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर। सीधा बस इतना याद रखना है, सी के बराबर होगा। अब मैंने तुम्हें मान लो एक क्वेश्चन में, ये सब 10वीं की बात चल रही है, मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया, मैंने तुमसे खाली मैंने तुम्हें ये कह दिया कि मेरे पास जो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो 2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2। तो बताओ इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रे की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, तो कतई दिक्कत नहीं लेनी है। बी बराबर, देखो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी क्या मान ली, बी, और म्यू का मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर। अभी मैंने बोला वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो मल्टीप्लाई होगा किसी भी मीडियम में वो किसके बराबर होगा, सी के। तो बी म्यू, सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8, और म्यू मैंने कितना बताया, 2। चुपचाप करा तो कितना आ गया, 1.5 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर। सही है। तो अगर कभी भी, हाँ ये याद रखना कि बी और म्यू की वैल्यू होगी गुणनफल, वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। तो नोट करके लिख लो कि बी गुणा म्यू इक्वल टू किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। ठीक है। ठीक है, इसके बराबर हो जाता है। और मौर्य गाड़ी चला लेता है, चला लेता है, और दूसरा बुला लेता है। हेलमेट ले जाना नहीं। तो बी डॉट म्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर, सी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब देखो सर, देखो ये देखा हुआ भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू सी अपॉन बी। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा म्यू का बी से, तो किसके बराबर हो जाएगा, सी के। अब देखो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक बात बोली, तुम लोग क्या देखते हो, तुम लोग ने देखा अभी मैंने तुमसे कहा बताओ कि पानी क्या है, तुम बोले गाढ़ा है, ये पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो तुमने कंपेयर करा। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, हवा से। हमेशा किससे कंपेयर कर रहे हैं, हवा से कंपेयर कर रहे हैं। यानी कि हवा से हम लोग, जैसे तुम लोग देखते हो, तुम लोगों ने देखा, तुम लोग बोलते हो कि अरे वो बंदा सांवला है, तुम कहते हो एक बंदा काला है, एक बंदा गोरा है, तो तुम किससे कंपेयर कर रहे हो, एक तुम ऐसी चीजें ले रहे हो जो कि तुम कह रहे हो ना तो वो गोरा है ना ही वो काला है, तो उससे जब तुम कंपेयर कर रहे हो तो तुम कह रहे हो कि ये बंदा गोरा है या काला है। उसी प्रकार से अगर तुम रिलेटिव, उसी चीज से निकल के आया है हमारा रिलेटिव।
अगर मैंने कहा मेरे पास में एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2, ठीक है। अगर मैं कहूं इसको मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं 1μ2, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष, 1 के सापेक्ष। इसी प्रकार से तुम ऐसे समझो, अगर ऊपर मेरा पानी है, वाटर है, और नीचे क्या है, तो मैंने कहूंगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा μw, और इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा म्यू गिलास। अगर कहीं भी मैंने ऐसे करके लिख दिया कि म्यू गिलास अपॉन μw, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं इसको लिखूंगा तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे ये ऐसे ही रहने दो, और नीचे वाले को कहां ले आओ, अगले, नीचे वाले को कहां ले आओ, आगे, ठीक है। जैसे मान लो ये एक चीज मैंने दे रखी है, देखो चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, जो पीछे है उसको ऐसे ही रहने दो, जो आगे है उसको लात मार के कहां ले आओ, नीचे, ठीक है। आगे वाले को लात मारो, वो कहां आ गया, नीचे। तो इसको हम लिख कर लो, क्या लिख सकते हैं 1μ2, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसे लिखेंगे हम लोग 1μ2। जैसे मान लो अगर तुमसे कहीं मैंने ये पूछा कि मुझे बताओ Wμg की वैल्यू क्या होगी, तो तुम क्या कहोगे, μg अपॉन, यही तो बोलोगे। अब देखो μg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, तुम बोले कितना होता है 3/2, और पानी का कितना होता है 4/3, कहां जाएगा 3 3 9 4 दूनी, तो Wμg की वैल्यू कितनी आई 9/8। चाहिए तुमसे मैंने कहा बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना है। अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है खाली μw, तुम बोलो μw की वैल्यू कितनी है, अगर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब आगे क्या है एयर, आगे कुछ नहीं है तो क्या है एयर। तो एयर के वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कितना होता है 4/3 होता है, ठीक है। और बेटा देखो ऊपर भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और नीचे भी क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां पर भी रिलेटिव चीज आ जाती है उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना ही उसकी कोई डायमेंशन होती है और ना ही उसकी कोई यूनिट होती है। तो ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी और ना ही इसकी कोई डायमेंशन होगी, ठीक है। तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये तुम्हारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो कैसे लिखोगे इसको, म्यू गिलास अपॉन म्यू एयर गुणा म्यू गिलास अपॉन म्यू वाटर। तुमको पता है म्यू गिलास होता है 3/2 और ये हो गया 1 गुणा गिलास कितना होता है 3/2 और ये क्या हो गया 4/, तो यहां पर ये आएगा 3/2, ऊपर जाएगा 3 3 4 दूनी 9 3 27, 8 दूनी 16, कितना आया 27/16, ठीक है। ऐसे करके खत्म क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि बताओ ऐसे वैल्यू क्या होगी, तो तुम लोग ऐसे बता दो। अगला बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 27/2। इसकी देखो म्यू जी अपॉन म्यू गुणा म्यू वाटर अपॉन म्यू
म्यू वाटर इससे ये क्या बचा 1 क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी, इस वाले क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। इस वाले की जो वैल्यू है वो कितनी है 27/16। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मैं समझे। तुम लोगों की बहुत जल्दी बायोलॉजी क्लास में लगने वाली है। अभी तुम्हारी फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास चल रही है, बहुत जल्दी आपकी तीनों क्लास चलेंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मतलब 3 क्लास का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में तो 2 ही क्लास होंगी। ठीक है, अल्टरनेट डेज हो जाएंगे। जैसे पहले क्या होता था, टोटल बायोलॉजी चल रही थी, पहले वाले में टोटल क्या चल रही थी बायोलॉजी, अभी क्या चल रही है टोटल फिजिक्स। फिर क्या हो जाएगा 3 दिन जैसे बायोलॉजी हो गई, 2 दिन बायोलॉजी हो गई, ठीक है, 2 दिन फिजिक्स हो गई। ठीक है, इस प्रकार से सिनेरियो रहेगा। ठीक, तो ये हमारा रहता है ये, क्योंकि नहीं तो तुम बायोलॉजी सब भूल जाओगे और फिजिक्स खत्म करके तुम सब फिजिक्स तो सबसे पहले भूलो, फिजिक्स भूलने में सबसे आगे। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, हम लोग स्नेल्स लॉ की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा ये प्रॉपर्टी है सारी, और इन प्रॉपर्टी के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो क्वेश्चन होता है अगर प्रॉपर्टी पता हो तो सही है, नहीं तो चुपचाप छोड़ दे, अगले बढ़ जाओ। और छोड़ दे तो इसका मतलब कितने नंबर जाते हैं 4, और 4 नंबर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो एक बात तुम समझो, तुम लोग एक बात जरा समझो सर, अगर तुम नीट हर एग्जाम का भाव को समझा करो, उसकी फीलिंग्स क्या है। नीट की फीलिंग्स ये है, बायोलॉजी जो है वो सभी बच्चों की अच्छी होती है, भाई समझ रहे हो, बायोलॉजी सभी बच्चों की अच्छी है। तुम सोचो कि मेरी तो बायोलॉजी बहुत अच्छी है, तो क्या सिलेक्शन ले लोगे? हम कहते तो पूरे ले आओ 360 में, ले लो सिलेक्शन, कोई नंबर कुछ तक नहीं मिलेगा तुमको। तुम अगर कोई बच्चा सोचे मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा, ठीक है, तुम केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरे नंबर ले, तुम तो कुछ ना होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। एक बात समझो, बायोलॉजी होती है सारे बच्चों की अच्छी होती है, तो अगर तुम बायोलॉजी में नंबर अच्छे ला भी रहे हो तो तुम्हारी रैंक नहीं बढ़ रही है। रैंक वहां से बढ़ती है जो, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा कर जाता है, बायोलॉजी उसकी अच्छी होती ही है, और वो उठा के फिर उसके सिलेक्शन हो जाता है। नीट का ये फंडा है, तो फिजिक्स तो तुमको देखनी ही पड़ेगी, बिना उससे कुछ नहीं होने वाला। एक बात तुम समझो सर, इस क्वेश्चन को समझो। इस क्वेश्चन में बच्चों मैंने कहा देखो बहुत सारे मीडियम ले लिए, बहुत सारे मीडियम ले लिए, जरा सोचना सर, इधर जो मीडियम है यहां पर इसे क्या बोला μ1, इसे क्या बोला μ2, इसे μ3, इसे μ4, और इसे सारे मीडियम देखो इधर μ1 μ2 μ3 μ4 μ5। अब हम लोग स्नेल्स का नियम लेंगे। स्नेल्स को हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, स्नेल्स को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो ये बेटा यहां से एक रे गई, जो रे गई जहां पर पड़ी वहां पर क्या कर दिया नॉर्मल। रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन जैसे ही अब जरा एक बात उसमें और देखना कि सर जैसे जैसे ये मीडियम बनते जा रहे हैं, ठीक है, मीडियम बनते जा रहे हैं, मैंने तुमसे कहा μ1, ठीक है, इधर मीडियम μ2 ज्यादा डेंसर है, μ2 से ज्यादा डेंसर μ3 से ज्यादा डेंसर μ4, और μ5 है ना वो क्या है रेयर है। इसे क्या मान लिया मैंने रेयर, चाहे डेंसर मान लो चाहे रेयर मान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एक बात समझो सर, अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाया, ये एंगल क्या है I1, इसे क्या मान लिया R1, क्या मान लिया। तुम्हें पता है बेटा अगर कहीं Z बनेगा तो वो एंगल क्या होंगे सेम होंगे, यानी कि जो एंगल यहां होगा वही एंगल यहां होगा। देखो ये क्या बनना है Z बनना है। अब ये रे यहां से गई यहां, रे यहां से यहां गई, फिर रे को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये थोड़ा कहां मुड़ गई नॉर्मल की ओर। अब मैंने कहा अगर ये R1 है, इस एंगल को क्या माना R2, और ये एंगल भी क्या होगा R2 होगा, ठीक है। एक कौन बोल रहा है, बोलो मत कतई, मैं मतलब इधर बताने लगता हूं तुम बोलना स्टार्ट कर देते हो। इसमें देखो मेरे पास में अभी मान लो मैंने
कोई ये मीडियम मान लिया, ये मीडियम माना μ1, μ2, μ3, μ4, ठीक है। और मैंने कहा सबसे जो रेयर मीडियम है वो μ1 है। जैसे जैसे आगे जा रहा हूं वैसे वैसे मीडियम बढ़ते जा रहे हैं, मतलब डेंसर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा डेंसर कैसा है? μ1। अब सोचना, अगर एक रे ऐसे आई, जहां आएगी वहां क्या पड़ेगा? नॉर्मल। रेस को जाना कहां चाहिए था? सीधा, लेकिन नॉर्मल की ओर चलेगी। अगर ये एंगल I1, इसको क्या मान लिया? जहां पर ये पड़ी वहां पर क्या होगा? नॉर्मल। ये क्या बन गया? Z। ये R1 तो ये भी। अब देखो, रेस को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन फिर से कहां मुड़ गई? नॉर्मल की ओर। ये R1 और इसको क्या मान लिया? फिर जब पड़ी वहां पर भी क्या होगा? नॉर्मल। ये भी Z बन गया, ये R2 तो ये भी R2। अब रेस को फिर से जाना चाहिए था सीधा, लेकिन फिर कहां मिल गई? नॉर्मल की ओर, ठीक है। ये तो नॉर्मल है। अगर ये R2 तो इसको क्या मान लिया? R3। जहां पर ये पड़ी तो ये भी क्या होगा? R3। अब रेस को जाना चाहिए था सीधा, अब कहां चली गई? इधर। इस एंगल को क्या मान लिया मैंने? R4, ठीक है, R4 मान लिया। अब देखो बेटा, अगर मैं स्नेल्स लॉ लूं, देखना एक बार स्नेल्स लॉ। सर इसमें स्नेल्स लॉ लगाओ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ1। एंगल क्या है? I1 बराबर, यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2, एंगल क्या है? R1। अब मैं इस वाले में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ लगाता हूं। इस वाले में यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2, एंगल क्या है बेटा? देखो इंसिडेंट एंगल क्या है? R1। यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ3, यहां पर क्या है? R3। अब मैं इसमें लगाऊं, इसमें देखो किस एंगल पर पड़ रही है? ये भी R2 है। एक मिनट रुको, ये I1 है, ये क्या है? R1। यहां R1 है, यहां पर क्या है बेटा? R2। ये क्या है? अब देखो किस पर पड़ी है? R2 पर। और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ3। तो μ3 साइन R2 बराबर, यहां रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ4। और यहां पर एंगल क्या है? किससे निकली? R3 से, ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले में यहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है? μ4 साइन एंगल क्या है? ये R3। जो बाहर निकली वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ5, और यहां क्या हो गया? साइन R4 हो गया। अब देखो जरा तुम, सर इधर इधर साइड वाले सबको क्या करो? जोड़ लो। अगर जोड़ोगे तो इधर क्या है? μ1 साइन I प्लस, इधर देखो μ2 साइन R1, इधर देखो इस पर μ3 साइन R2, अगले बोलो μ4 साइन R4, R3 साइन R3, ठीक है। पहुंच गए यहां तक? देखो इधर 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 के जोड़ लिए, बराबर बराबर। अब इधर के जोड़ो, इधर के क्या है? μ2 साइन R1, μ3 साइन R2, μ4 साइन R3 प्लस μ5 साइन R। हो गया। अब देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे हट गया सब। अरे सेम ही तो है। तो लास्ट में तुम्हारे पास क्या बचा? μ1 साइन I बराबर μ5 साइन R4। इसका मतलब ये है, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू इंसिडेंट एंगल बराबर किसके होगा? इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इनटू इमर्जेंट एंगल। यहां से जो रेस निकल रही है उसका एंगल क्या होगा? समान। बीच वाली दुनियादारी से तुमको मतलब नहीं है, सीधे ही हो गया। सही है? इसे होगा नहीं खराब।
हमारे यहाँ सरकार चला हो गया। स्टार्ट। क्या हो गया? उतार नहीं पाए अभी तक? थोड़ा सा उतार लिया। मैंने सोचा था मैं चीनी छोड़ दूंगा, लेकिन तब भी कोई ना कोई चाय दे तो ध्यान ही नहीं देता है। एक्चुअली मोटा होना, थोड़ा पतला होना है मेरे को। और क्या लो, मुझ में 75 किलो वजन है, 75 न्यूटन, और मुझे वजन करना है 70। शरीर ज्यादा भारी भारी लगता है ना, ज्यादा मोटे का शरीर भारी भारी लगता है। चलो अगले बढ़ते हैं बच्चों। अगर क्वेश्चन में सही है, अब देखो ये बेटा पैरेलल है, ठीक है, ये सब क्या है, पैरेलल। मैंने कहा बताओ, अगर यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा म्यू की वैल्यू 1 हो, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, 1.3, 1.25, 1.45 और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो कितना हो 4/3। कितना हो? यहां पर जो इंसिडेंट रे है अगर वो 60 पर गिरी है, कितने पर गिरी है, तो बताओ यहां से रे जो होगी वो कितने एंगल पर निकलेगी। तो मैंने तुम क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब तुम क्या हो, तुम्हें बीच की दुनियादारी से मतलब, तुम्हें मतलब नहीं है बीच की दुनियादारी से, ठीक है, यही तो मैं अभी करवा रहा था तुम लोगों के लिए। तो अगर तुम्हें बीच से मतलब नहीं है तो तुम क्या कहोगे, सर यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1,
एंगल साइन 60, साइन बराबर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ एंगल क्या है आर। साइन 60 की वैल्यू, अरे बोलो, ठीक है। 3 की इधर गुणा हुई तो कितना हो गया, इधर गुणा हुई तो कितना हो गया 3√3 अपॉन साइन आर। तो आर बराबर क्या हो गया साइन, उधर पटके तो 3√3 बटे आंसर। सही है। चलिए ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। जितना पतला होगा बीमारी का। पहले मैं बहुत मोटा था, ठीक है, तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम्हारी मैडम बोली हमारे घर वाले मोटे लड़के शादी करेंगे ही नहीं, तो फिर मैं कमजोर हुआ, अब जाके अब सही है। बेटा इसका देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ पर ये जो वैल्यू है, सबसे पहले तो बेटा ये वैल्यू पता नहीं किसकी है। हम लोग किस को जानते हैं, हम 0 को जानते हैं, 1/2 को जानते हैं, 1/√2 को जानते हैं, √3/2 को जानते हैं, या फिर तुम कहो बेटा हम लोग 3/5 को जानते हैं जो 37 की वैल्यू होती है, ठीक है। बाकी हमने इसको हम जानते नहीं तो हम यही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम जानते होते तो हम लोग अगले बढ़ते। अब एक बार बताओ बेटा, इसी क्वेश्चन को मुझे बताना, इसी क्वेश्चन को कौन बताएगा सर, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 4/3 ना होके अगर बनी होता, 4/3 ना होकर कितना होता तो कितने एंगल पर निकलती है। तो देखो सर जी इधर भी 1 होता, और तो जो साइन से साइन कट जाएगा तो आर की वैल्यू क्या होती 60। इसका मतलब ये है, देखो मैंने क्या किया, मैंने मेरे सारे कॉलम ले लिए, हियन हवा है, हियन कुछ भर दिया, इधर कुछ भर दिया, कुछ भर दिया, और लास्ट में भी क्या है हवा, ठीक है। मतलब जिधर से लाइट पड़ रही है उधर भी हवा, और जिधर निकल रही है वो भी, या सेम मीडियम सेम। तो अगर उधर से 40 पे गिरेगी तो निकलेगी भी किस पे 40 पे, उधर से 60 पे गिरेगी तो निकलेगी किस पे 60 पे। मेरी बात समझ रहे हो। ऐसे क्वेश्चन कभी छोटू सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगले बढ़े, अगले बढ़े बेटा। मैंने कल आपके लिए एक चीज लिखवाई थी, I/R B1/B2 λ1/λ2 N2/, ये लिखवाया था, ठीक है। और मैंने कहा था इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मान लो मुझसे एक ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, मुझसे कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। मुझे क्या दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, वो भी बेटा किसमें, हवा में। हवा में कितनी है 780 नैनो। मुझसे पूछा गया है कि इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड क्या होगी, लाइट की क्या पूछी है स्पीड। तुम्हें पता है, अब देखो बेटा मुझे लैम्डा दे रखा है, मुझसे बी पूछा है, तो मैं फार्मूला में कौन सा लगाऊंगा, तुम बोले B1/B2 बराबर λ1/। अब देखो बेटा ये λ1 ये कहां पर है ईयर में, तो ईयर में स्पीड क्या होती है c। सबको पता है ईयर में स्पीड क्या होती है c। तो सर जी ईयर में जो स्पीड होगी वो क्या होगी c। और देखो, अच्छा सॉरी लैम्डा, अच्छा इसमें तो और भी चीजें दे रखी है ना, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ना मीडियम में, तो वहां पर तुम वेलोसिटी निकालो। क्या निकाल लो, अगर देखो बेटा इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर मैं वेलोसिटी निकालूंगा तो वो क्या होगी B2 होगी, क्या होगी B2। फिर से देखो क्वेश्चन में मुझे लैम्डा दे रखा है ईयर में, लैम्डा कहां दे रखा है, और मुझसे पूछा है कि मुझे वेलोसिटी बताओ। क्या बताओ, वेलोसिटी कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, इस वाले में क्या बताओ वेलोसिटी। तो बेटा किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो B = C/μ। C की वैल्यू क्या है 3 × 10⁸, और म्यू की वैल्यू 1.55। अब देखो तुम्हें
तुम्हें 1.55 नहीं 1.5 लोगे तो वेलोसिटी क्या आएगी? 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। इस वाली दुनियादारी से हमको मतलब ही नहीं था, इससे हमको मतलब नहीं था। ठीक है, देखो अगर तुमसे इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट पूछी है, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, हाँ स्पीड ऑफ लाइट पूछी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पूछी है इस मीडियम में, तो कैसे निकालेंगे? B इजिकल टू सी अपॉन म्यू। सी की वैल्यू ये है, म्यू की वैल्यू ये है। अब तुमसे पूछा गया कि इसी मीडियम में वेवलेंथ क्या होगी, इस मीडियम में वेवलेंथ, तो तुमको पता है लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, ऐसे ही यहां पर हो जाएगा बी एयर अपॉन बी, कहां पर? मीडियम में। लैम्डा एयर तुमने कितनी दे रखी थी? 700। लैम्डा म्यू तुमको निकालनी है मीडियम में निकालनी है वेवलेंथ, बराबर एयर में कितनी होती है? C। और देखो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितनी आई? 2 गुणा 10 की घात 8, और C की जगह अगर मैं रखूं तो क्या रखूंगा? 3 गुणा 10 की घात, इससे ये कैंसिल हो गया, तो लैम्डा म्यू यहां पर क्या बचेगा? 1.5, तो 780 बटे 1 नैनो। इसको सॉल्व कर लो, सही है? इसको इतना रिफ्रैक्टिव, इतना वेवलेंथ आई मेरी किसमें? मीडियम में। 780 बटे 1.5 नैनोमीटर। ज्यादा तो ऐसे कर लो, 780 ऐसे ही 1.5 को लिख दिया 3 बटे 2 गया ऊपर, ठीक है, तो 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 14 और 1 15, 3 से भाग दो, 3 पंजे 15, 3 दूनी कितनी आएगी? 520 नैनोमीटर, 520 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया, ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का, एक पहले वाले का, एक दूसरे वाले का। सभी बच्चे लोग अपना फोटो अपडेट करा लेना आधार कार्ड पर, नहीं तो जब आप एंट्री करोगे तो आपको परेशानी सामना करना पड़ेगा, ठीक है। आधार अपडेट का मतलब ये है कि फोटो आप 12 लगवा लेना, क्योंकि तुम्हारे बचपन का फोटो लगा हुआ है, उसमें तुम्हें खुद अपनी शक्ल देखते हुए लगता है कि मैं ये मैं नहीं, है ना, तो ये कर रहे हैं। ये समझ में आया? अगले बात में अगला क्वेश्चन करो फटाफट, कैसे होगा ये वाला? ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? ये वाला उतार लिया, उतारिए फिर बताओ ये वाला कैसे होगा। करें, देखो क्या क्वेश्चन कहा गया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ। मुझे एक लाइट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा हुआ है,
एक लाइट है, उसकी वेवलेंथ दे रखी है मीडियम ए में। मीडियम ए में वेवलेंथ कितनी है बेटा? 300 नैनोमीटर। जरा सोचना, एक मीडियम ए मान लो और एक मीडियम क्या मान लो? यहां पर तुम्हें लैम्डा ए दे रखा है, ठीक है। तुमसे कहा गया है जी ये जो रे है वो एंट्री मारती है किसमें? बी में। किसमें एंट्री मारती है? बी में। एंटर बी थ्रू ए प्लेन सरफेस। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। 14। तुम्हें बेटा यहां पर जो वेलोसिटी का रेशियो है बी ए बी बी, ये कितना दे रखा है? 4/। तुमसे पूछा गया है फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए एंड बी। यानी कि तुमसे कहा गया है मुझे म्यू ए बताओ और मुझे क्या बताओ? म्यू ए बताओ और क्या बताओ? ये मुझसे पूछा गया है। अब तुम मुझे बताओ सर जी मुझे ए मीडियम का लैम्डा पता है, ए मीडियम का क्या पता है? मुझे फ्रीक्वेंसी पता है। सर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा, सी अपॉन, लेकिन यहां पर मीडियम है तो सी ना होके क्या है? बी ए। अब अगर मैं इसमें अगर बी ए की वैल्यू निकालूं, देखना सर अगर बी ए की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा ए इंटू न्यू। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 300 नैनोमीटर का मतलब -9। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 5 गुणा 10 की घात 14। 5 तिया 1500। बेटा 9 में से ये गए तो 10 की पावर प्लस का 5, ठीक है। तो 5 6 7 8 कितनी वेलोसिटी आई? 1.5 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर। अगर मुझे इसकी वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी पता चल गई ए मीडियम में, तो क्या मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगा सर। अरे म्यू ए बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन बी ए। यही तो, अरे इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। सी क्या है? 3 गुणा 10 की घात, बी ए क्या है? 1.5 गुणा 10 की घात। आंसर कितना आ गया? तो सर मुझे अलग अलग निकालना था, तो मुझे एक तो पता चल गया कि मेरी म्यू ए की वैल्यू कितनी है? 2। म्यू की वैल्यू कितनी है? अब मुझे क्या निकालना है? म्यू वी। अगर मुझे म्यू वी निकालना है तो मैं एक अच्छा सा फार्मूला जानता हूं, म्यू ए B1 बटे B2 बराबर μ2 बटे μ1। μ2 बटे, यही तो होता है। अरे इधर A और B होगा तो इधर क्या होगा? B अपॉन A। सर BA और BB की वैल्यू मुझे कितनी देखिए? 4/5। म्यू वी निकालना है और म्यू ए कितना आ गया? 2। 4 दूनी 8। तो म्यू वी की वैल्यू क्या आ गई? 8/5। भाग दे दो, 5 एकम 5, 5 छक्का 1 ठीक है। तो मुझे अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने थे। एक मेरा कितना आ गया? 2 और एक क्या आ गया? 1.6। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अगले बढ़े। अगले बढ़े हैं।
एक बार तुम लोग देखो, तुम लोगों ने कभी, कोई मेरे पास में गिलास है बच्चों, मान लो क्या है, गिलास। तुम लोग देखना, अगर मेरे पास एक गिलास है, गिलास में अगर तुम कोई पेंसिल डालना तो वो पेंसिल आपको कैसे दिखेगी, तिरछी। वो तिरछी क्यों दिखती है? सभी लोगों के पास कैसे दिखती है, तिरछी दिखती है। तिरछी क्यों दिखती है? ठीक है, तो वो दिखती है बेटा तिरछी। अब देखो तिरछी क्यों दिखती है, पहले इस चीज पर ध्यान दो। सर ऐसा है, हम लोग ये जानते हैं कि रेस हमारी हमेशा कैसी चलती है, सीधी। इसे रफ कर दूं, देखो एक बात जरा समझना, तुम लोग कभी एक चीज देखना, मान लो पानी में अगर कोई भी चीज पड़ी हुई है, तुम उसे छूने की कोशिश करना, वो तुम्हें दिखेगी ऊपर लेकिन होगी नीचे। कैसे? यहां पर मान लो पानी है, ऊपर हवा है, नीचे पानी है, ठीक है। पानी में कोई चीज यहां रखी हुई है, इसकी जो डेप्थ है, रियल डेप्थ, वो मैंने कितनी मान ली, डी। तुम्हें पता है कोई चीज तुम्हें क्यों दिखेगी, जब यहां से एक रेज ऐसे जाएगी, एक रेज ऐसे गई, जाने के बाद में रेस कहां गई है, ये डेंसर है और ऊपर क्या है, रेयर। तो डेंसर से रेयर में जाएगी, तो जाना तो चाहिए था बेचारी को सीधे, लेकिन वो नॉर्मल से दूर के इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। अगर मैं इसको पीछे मिलाऊं तो जो चीज है यहां, जो चीज है यहां, वो तुम्हें कहां दिखेगी, ऊपर दिखेगी। वो चीज तुम्हें कहां दिखेगी, ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं कहूं जो रियल डेप्थ है वो कितनी है, डी, लेकिन तुमको जो दिख रही है वो क्या है, डी एपेरेंट, एपेरेंट डेप्थ है, ठीक है। इसीलिए कोई चीज तुम्हें जो नीचे होती है वो कहां दिखती है, ऊपर, क्योंकि रेस तुम्हें कैसी दिखती है, सीधी। रेस तुम्हें ये लगेगी, भले देखो रेस यहां से आके ऐसे आई है, लेकिन तुमको क्या लगेगा, रेस कहां है, सीधी। तो सीधी, तो ये चीज यहां से अगर तुम सीधी करोगे तो तुम्हें वही चीज, जो चीज यहां पर है वो चीज कहां दिखेगी, यहां दिखेगी। यानी कि कुछ क्या दिख रही है, ऊपर। अगर कुछ ऊपर दिख रही है, अब देखो कैसे हम लोग कहेंगे कितनी ऊपर दिख रही है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक बात जरा सोचना, सर अगर मैंने देखा, क्या ये मेरा जेड बन गया, देखो बच्चों ये क्या बन गया, तो जितना मैंने कहा जो रे इंसिडेंट हुई, ये एंगल क्या मान लिया, आई, ये आई होगा तो ये भी क्या होगा, आई होगा। क्यों, जेड बन गया। जो रेस बाहर निकली, जो रेस बाहर निकली, तो नॉर्मल से उसने एंगल मान लो कितना बनाया, आर। मान लो नॉर्मल से कितना एंगल बनाया, अगर सर जी सोचो, अगर ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, तो देखो ये रेस सीधी है, ये रेस कैसी आई है, सीधी, ये भी सीधी, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये भी आर होगा, ये भी क्या होगा, और ये जेड बनना है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। यहां से यहां तक की दूरी कुछ भी मैंने मान ली, मान लो ये दूरी क्या मान ली, एक्स मान ली, कुछ क्या मान ली, एक्स। नहीं आया समझ में? एक बात समझो, सर यहां से एक रेस सीधी गई, सीधी जाने के बाद इधर बढ़ गई, जो नॉर्मल से जो पड़ी, जो नॉर्मल से पड़ी, तो यही तो एंगल है नॉर्मल से बेटा। ये एंगल मैंने कितना मान लिया, आई, तो ये आई तो ये भी आई, क्यों, क्योंकि ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ये आई तो ये भी है। अब देखो सर नॉर्मल मेरा बाहर निकली है तो ये है, और रेस बाहर निकली है ये, तो दोनों के बीच में एंगल क्या माना, आर, तो ये आर, देखो ये बिल्कुल सीधी रेस है तो ये भी क्या हो गया, आर। और यहां से मैं देखूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, ये जेड बन गया, तो ये भी आर तो ये भी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या मान ली, एक्स। अब तुम देखो, तुम कुछ भी नाम रख दो, जो तुम्हारी इच्छा करे वो तुम नाम रख दो, ठीक है। कैसे, मान लो इसको मैंने बोला, कुछ भी बोल दो, ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, और इसको बोल दो डी, ठीक है। अब मैं कहूं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लूंगा अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में बेटा ये एंगल, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो
tan एंगल कितना है बेटा ये I, परपेंडिकुलर x और यहां से यहां तक की डेप्थ क्या है d। हो गया। अगले मैं ट्रायंगल में रखूं, अगला ट्रायंगल कौन सा DBC, DBC। तो इसमें एंगल क्या है सर R। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है x और बेस क्या है D एपरेंट। D एपरेंट का मतलब है आभासी दूरी, आभासी दूरी जहां पर हमें कोई चीज दिख रही है। अब देखो अगर मैंने कहा बेटा एंगल बहुत स्मॉल है, एंगल बहुत छोटे हैं, तो 100% सर I बराबर x अपॉन डी और R बराबर x अपॉन डी एपरेंट। ठीक है। अब मैं इसमें लगा दूं स्नेल्स लॉ। अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है देखो, यहां का कुछ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मान लिया, क्या मान लिया म्यू, तुम जो चाहो वो मान लो म्यू1 मान लिया, म्यू, इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या मान लिया म्यू2, सही है म्यू2। तो अगर देखो यहां से जो एंगल जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था कितना था म्यू1, कितने एंगल पर पड़ी आई पर, तो साइन आई बराबर इधर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 कितना एंगल पर गई आर पर, तो साइन। अगर एंगल बहुत छोटे हो इसका मतलब म्यू1 आई बराबर म्यू2 इंटू आई की जगह में क्या रखा एक्स अपॉन डी और आर की जगह पर मैंने रखा बेटा एक्स अपॉन डी एपरेंट। एक्स से एक्स गया, एक्स से एक्स गया। अगर मैं डी एपरेंट को इधर लाऊं, डी एपरेंट को इधर लाऊं, तो म्यू2 इंटू डी बटे क्या हो गया म्यू1। ठीक है। डी एपरेंट का फार्मूला क्या हो गया म्यू2 डी अपॉन म्यू1। बात समझ आ रही है। अगर मैं तुमसे इसमें ये कहता, मैं तुमसे ये कहता कि मुझे बताओ एपरेंट डेप्थ क्या होगी, नहीं एपरेंट डेप्थ तो आ गई, डी एपरेंट ही आ गई, ठीक है। अच्छा मैं तुझको बताओ इमेज कितनी शिफ्ट हुई, तो इमेज पहले रियल में थी यहां पर, रियल में कहां थी यहां, पहुंच गई यहां, कितनी शिफ्ट हुई, तो बेटा इस डी में से अगर मैं डी एपरेंट घटा दूं तो मुझे शिफ्टिंग पता चल जाएगी, अरे यही दूरी तो आ जाएगी। तो अगर मैं कहूं बेटा इमेज शिफ्टिंग कितनी हुई, इमेज कितनी शिफ्ट हुई, शिफ्टिंग, तो तुम बोलोगे सर डी में से क्या घटा दो डी एपरेंट, तो डी माइनस डी एपरेंट का फार्मूला क्या है म्यू2 डी अपॉन म्यू1, दोनों में क्या कॉमन हो गया डी, तो 1 माइनस म्यू2 अपॉन इतनी इमेज नीचे से कहां शिफ्ट हो गई ऊपर शिफ्ट हो गई, ये डी एपरेंट है। ठीक है। एक चीज इसमें और बहुत ध्यान रखना, म्यू1 क्या है, म्यू1 क्या है, म्यू1 क्या है, म्यू1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट आ रही है, जहां से लाइट आ रही है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कराएगा म्यू1, ठीक है। म्यू2 जहां 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 कोई देख रहा है या लाइट जा रही है, या लाइट जा रही है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू2, क्या है म्यू2, सही है। म्यू1 और म्यू2 इतना होता हो। फिर एक बात जरा सोचना, पानी के अंदर मछली है, क्या मछली जहां तुम्हें दिख रही है वहां है, मछली कहां है ऊपर की नीचे है, नीचे होगी मछली, कहां होगी बात समझ आ रही है। अब बगुला है, बगुला देखे हो जो मछलियां खाता है ना, अच्छा अब बगुला है, बगुला ऊपर से बेचारा देख रहा है मछली को पकड़ने के लिए, मछली कहां है नीचे, वो कहां दिख रहा है ऊपर, और वो आके झपट्टा मारेगा और मछली तो नीचे थी, ठीक है।
है ना? तो ये चीज है। और ये अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लगे तब अच्छा एक बार बताओ, जैसे मान लो ये बोतल यहां रखी है, ठीक है, मैं यहां पर ये बोतल जहां रखी है मुझे वहीं दिख रही है या दूर या पास दिख रही है? जहां रखी है वहीं दिख रही है। अब इस बोतल को मैं पानी में डाल दूं तो बोतल पास दिखेगी दूर दिखेगी? पास दिखेगी। इसलिए पास दिखेगी क्योंकि मैं कौन से मीडियम में हूं? रेयर। ये कौन से मीडियम में पहुंच गई? अब ये पानी में है, मैंने क्या किया, मैंने अपने खोपड़िया भी पानी में डाल दी, ठीक है। अब बताओ मुझे ये दूर दिखेगी पास दिखेगी? वही दिखेगी। वही दिखेगी। कहां दिखेगी? वही दिखेगी। क्योंकि मीडियम क्या हो जाएगा? सेम। अगर मीडियम सेम हो जाएगा तो जो चीज जहां है वो वही दिखेगी। अब तुम सोचना, अब मैं गया पानी में आराम से, स्विमिंग पूल में, पानी में आराम से लेटे हुआ हूं, मैं ऊपर देख रहा हूं, ठीक है। अगर ऊपर मान लो कोई टपका लगा हुआ है, आम, मैंगो, अगर ऊपर कोई टपका है तो वो मुझे पास दिख रहा होगा जहां पर है, या दूर दिख रहा होगा, या वहीं दिख रहा होगा? मैं पानी के अंदर हूं तो वो तुम्हें दूर दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा? अगर मैं रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम की चीज को देखूंगा तो वो चीज मुझे पास दिखेगी, और मैं डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम की चीज को देखूंगा तो वो मुझे दूर दिखेगी। सही है। जैसे बगुला है, बगुला को मछली पास दिखेगी और मछली को बगुला दूर दिखेगा। सही है। तभी तो मछली मर जाती है, अगर पकड़ जाती है। वो सोचता है बगुला दूर है और बगुला पास आ जाता है, दोनों पकड़ ले जाता है। ठीक है, हो गया, बता लिया। ठीक है, अगले बढ़े। कोई भी चीज हम तभी देख पाते हैं जब वहां से लाइट आके हमारी आंखों में पड़ती है, अदरवाइज हम नहीं देख सकते। खत्म करें। बता लिया ना। चलो मुझे एक बार बताओ बेटा, एक बार जरा इसी में बताना मुझे। यहां पर तुम हो, यहां पर कोई कॉइन है, ठीक है, कोई कॉइन है, तुम हो, तुम किसमें हो? हवा में। किसमें हो? अगर मैं कहूं बेटा लाइट हवा में जा रही है, लाइट किस में जा रही है? मतलब हम हवा में हैं, ठीक है, लाइट हवा में, कॉइन यहां पर है, और कॉइन किस में गिरा हुआ है? 4/3 में। 4/3 क्या होता है? बोलो। 4/3 क्या है? बाट में गिरा हुआ है। अगर ये दूरी 10 मीटर है, ये रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ कितनी है? 10 मीटर। तो मैं बताऊं, मुझे बताओ यहां से कितनी ऊंचाई पर मुझे कॉइन दिख रहा होगा, यानी कि क्या निकालनी है? डी एपरेंट। डी सही है। डी मैं कहूं बताओ मुझे कॉइन कितनी डेप्थ पर दिख रहा होगा, तो कॉइन तो मुझे ऊपर दिखेगा ना, तो डी एपरेंट। तुम बोले फार्मूला जो होता है सर, डी एपरेंट बराबर, बोलो, μ2 अपॉन μ1 इंटू रियल डेप्थ। रियल। अब मुझे बताओ
म्यूवल कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? म्यूवल वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही होगी। अब बेटा कॉइन से रे आएंगी तभी तो तुम्हें दिख रहा है, तो रे कहां से आ रही है? कॉइन से, और कॉइन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहां जा रही है या जो इसे देख रहा है, अब मैं इसे देख रहा हूं, मैं कहां हूं? हवा में, तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ऊपर करोगे तो 3/4 गुणा 10, 4 से काटा, आंसर क्या आया? 7.5 मीटर। यानी कि चीज है 10 मीटर में रखी हुई, लेकिन मुझे कितनी दिख रही है? 7.5 मीटर पर। अब मैं तुमसे बताऊं, मैं तुमसे ऐसे पूछता हूं, इमेज शिफ्ट कितनी हुई? अरे पूरी कितनी थी? 10। दिख कितने पर रही है? 7.5 पर। तो शिफ्ट कितनी हो गई? 2.5। कितनी शिफ्ट हो गई? 2.5 मीटर शिफ्ट हो गई। इमेज 2.5 मीटर क्या हो गई बच्चों? शिफ्ट हो गई। बात समझ आ रही है? इमेज 2.5 मीटर शिफ्ट हो गई। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन है, या मैं कुछ अभी क्वेश्चन और बता रहा हूं, उस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़े अगले चलो, एक बार बताओ बेटा मुझे, सोचना। मैंने कहा मेरे पास में ये मीडियम है। कितने मीडियम है? 3। म्यू1, म्यू2, म्यू3। म्यू1 की चौड़ाई d1, इसकी d2, इसकी, मैं तुमसे कहूं बताओ एपरेंट डेप्थ। अगर यहां पर कोई चीज रखी हुई है तो वो मुझे कहीं ना कहीं ऊपर दिख रही होगी। मैं कहूं बताओ तो मुझे वो कितने ऊपर दिख रही होगी? डी एपरेंट पूछा। डी एपरेंट मैं कहां से देख रहा हूं बच्चों? हवा से। मैं कहां से देख रहा हूं? अब देखो, आप बोले सर डी एपरेंट का सीधा फार्मूला होता है म्यू2 अपॉन म्यू1। कॉइन यहां रखा हुआ है। अगर मैं सबसे पहले बन की बात करूं, किसकी बात करूं? बन की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1। मैं किसमें हूं? हवा में। हवा में तो क्या आएगा? 1। और इसकी गहराई कितनी है? d1। ऐसे ही अब देखो, अब देखो, सिर्फ जो इमेज शिफ्ट हुई है वो सिर्फ इसके कारण थोड़ा हुई है, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी। तो इसके कारण कितनी होगी? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? म्यू2। कितना है? तो पहले वाले को लिख लिया d1 अपॉन म्यू1। दूसरे वाले को बेटा डेप्थ कितनी है इसकी? d2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू2। अगले का देखो d3। रिफ्रैक्टिव और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इतना शिफ्ट हो गए, इतनी दूरी पर दिखेगी मुझे। कितने हाइट पर दिखेगी? कितने हाइट पर दिखेगी? यहां से डी एपरेंट क्या होगी? d1 अपॉन म्यू1, d2 अपॉन म्यू2 प्लस d3 अपॉन। फिर समझो सर मैं किसमें हूं? हवा में। हवा में हूं तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अभी मैं बोला बेटा डी एपरेंट का जो फार्मूला होता है वो म्यू2 बटे म्यू1 इंटू डेप्थ होता है, ठीक है? मैं हवा में हूं तो ऊपर तो 1 आ गया। देखो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू2। अरे यहां से लाइट जा रही होगी, नहीं जा रही होगी? तो म्यू1 और इसकी गहराई कितनी है? d1। इसके कारण कितना शिफ्ट हो, इसके कारण कितनी इमेज शिफ्ट होगी? तो d2 अपॉन म्यू2। इसके कारण d3 अपॉन, तो तीनों के कारण कितनी गहराई पर देखेगी? डी एपरेंट। ठीक है? अब तुमसे कहा जाए बताओ इमेज कितनी शिफ्ट हो जाएगी। अगर तुमसे ये दूरी पूछ ली जाए बताओ कितनी शिफ्ट हो जाएगी, तो क्या करोगे बेटा? d1 प्लस d2 प्लस d3 में से क्या घटा दोगे? डी एपरेंट। डी एपरेंट मेरा फटाफट शिफ्टिंग का आंसर आ जाएगा। ठीक है? कि कितना शिफ्ट हो जाएगा उसका भी मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा अगर डी एपरेंट पूछा गया है तब।
हो गया। अब अगले बढ़ते हैं, ठीक है, इसमें था नहीं कुछ, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, बेटा सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन पढ़ो खाली। मैंने कहा गया है मेरे पास में एक डायग्राम है, ऊपर क्या है, स्पैरो, ठीक है, और नीचे क्या है, ये मछली। मछली कितनी गहराई में है, डी गहराई में, और जो स्पैरो वो कितनी हाइट पर है, एच हाइट पर है, सही है, ये दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मुझसे बच्चों पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्पैरो एंड फिश। स्पैरो और फिश के बीच की क्या बतानी है मुझे, डिस्टेंस बतानी है, एज सीन बाई। जब पहले क्या देख रहा है, स्पैरो। अगर बेटा स्पैरो इसको देखेगा, स्पैरो किसमें है, हवा में, यानी कि μ2 1, कौन देख रहा है, स्पैरो। स्पैरो हवा में है तो μ2 1 और μ1 4/, मुझे बताओ इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, कैसे निकालें। इधर देखो, सबसे पहले तो ये देखो सर, मछली नीचे से कहां दिख रही होगी, ऊपर। कितनी ऊपर दिख रही होगी, डी एपरेंट बराबर μ2/μ1 इंटू, अरे इतनी तो ऊपर दिख रही होगी, सॉरी μ2 क्या है 1, डी अपॉन, यहां क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डी अपॉन μ1, डी अपॉन, बेटा ये मछली की गहराई इतनी तो होगी, अरे बोलो। अब देखो इसे ये लग रही है कि यहां से ये कितनी गहराई पर है, डी पर, और प्लस इसकी हाइट, अरे दोनों के बीच की डिस्टेंस इतनी तो हो पाएगी, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो पाएगी, एच प्लस डी एपरेंट। डी एपरेंट क्या हो गया, डी अपॉन, सिंपल। दूसरा देखो, एक बार दूसरा देखो और समझ में आएगा। मैंने कहा अब कौन देख रहा है, फिश देख रही है, कौन देख रही है, अगर फिश देख रही है बेटा, कोई भी चीज दूर तुम्हें कब दिखेगी, जब तुम दूसरे मीडियम में चीज को देखोगे। अब फिश कौन से में है, डेंसर में, ये किसमें है, तो स्पैरो इसे नीचे दिखेगा, ऊपर, स्पैरो इसे कहीं ऊपर दिखेगा। अब स्पैरो ऊपर दिखेगा, अब डी एपरेंट किसके लिए होगा, इसके लिए ऊपर वाला होगा, क्योंकि भैया पानी में तो इसे सब कुछ वही दिखेगा ना, पानी में तो सब कुछ वही दिखेगा। तो अब देखो मैंने कहा सर जो डी एपरेंट का फार्मूला है, फिर से तुम वही बोलेंगे, μ2/μ1 इंटू डी इंटू, अब देखो यहां पर स्पैरो पानी से कितने ऊपर है, एच, तो डी की जगह क्या आएगा, एच आ गया। अब एक बात समझो सर, μ2 क्या होता है, μ2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर जो चीज देख रही थी, तो यहां पर कौन देख रहा है, मछली, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, और कहां पर, अच्छा, और रेज म्यूवल क्या है, जहां से रेज आ रही होती है, रेज यहां से आएगी तभी तो इसको दिखेगी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1 इंटू एच। तो अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस देखी जाए, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी, तो डी एपरेंट प्लस इसकी गहराई कितनी है, डी, या डी डैश, डी एपरेंट कितना है, 4/3 एच प्लस डी, सही है। एक बार थोड़ा ये उतारो और ये उतारो, फिर मैं एक और करा रहा हूं।
ठीक है, जी सर। जिसने कर लिया वो बताओ। बेटा ये मैंने डी कितनी मान ली 10 मीटर, और बाज जो उड़ रहा है वो कितने पर उड़ रहा है 5 पर। तो मैंने कहा सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे ये उतार लिया दोनों। अगर ये देखो सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन वही है। पहले कौन देख रहा है बेटा? पहले देख रहा है तुम्हारा स्पैरो। पहले कौन देख रहा है? अगर स्पैरो देख रहा है तो उसे मछली और अपने बीच कितनी दूरी है? तो स्पैरो देख रहा है, स्पैरो को चीज कहां दिखेगी? ऊपर। मान लो स्पैरो को चीज यहां दिख रही है, तो इन दोनों के बेटा डी एपरेंट तो सिर्फ पानी में होगा ना, क्या इसका अपने में होगा? तो ये जो हाइट है वो 5 तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे, प्लस डी एपरेंट जब निकालोगे, डी एपरेंट का फार्मूला होता है म्यू टू अपॉन इनटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है? 10। तो 5 प्लस बेटा म्यू टू क्या होता है? जहां पर बंदा देख रहा होता है, यहां पर स्पैरो देख रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और जहां पर मछली है उसका 4 बटे गुणा 10 5, 30 बटे 7.5 आ जाएगा। 7 और 5 12 उसे किसे? स्पैरो को मछली अपने से कितनी दूर दिख रही है, और असलियत में कितनी दूर है? तो 10 और 5, बात समझ आ रही है? 10 और 5। अब मैंने कहा अब स्पैरो ना देख के अब कौन देख रही है? फिश देख रही है। तो फिश के अपने अंदर की तो डिस्टेंस वही रहेगी, अंदर की डिस्टेंस वही, यानी कि 10 प्लस। अब डी एपरेंट तो बेटा ऊपर होगा ना, ऊपर होगा तो सर डी एपरेंट का फार्मूला होता है म्यू टू अपॉन म्यू 1 इंटू ये हाइट कितनी है 5, तो 10 प्लस सर म्यू टू कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है? जो देख रहा होता है। अब यहाँ कौन देख रहा है? मछली। तो मछली का क्या होगा? और जहां पर दूसरा है वो 1 गुणा 5 से काटो, 5 चौक 20 बटे 3 छक 18, 16.66। मछली को लग रहा है वो मेरे से कितनी दूर है? 16 लेकिन रियलिटी में वो कितनी दूर है? 15। ये चीज है, यही चीज मैंने अभी बताई थी। ठीक है, ऐसा होता है। कभी तुमने स्विमिंग पूल में अंदर से देखा है? बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है, कभी देखना। वो आते हैं, वो चश्मा आता है उसे लगाने वाला, ठीक है। पहले कैमरा नहीं आता था, तो आईआईटी में फर्स्ट ईयर में अलाउ नहीं होता, सेकंड ईयर में अलाउ होता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाले छोटे होते हैं ना, इस चक्कर से। तो हम सेकंड ईयर में गए, अब वो बोला कि ये किट लाओ, वो किट लाओ। हमने कहा ये किट वो किट कहाँ रखी? तो हमने सीनियर से कहा, बोला हमारे पास है, ले लो। तो हम ले गए। अब वो वो तैराना सिखा रहा था वहां पर ही, ऐसे तैरो ऐसे तैरो ऐसे तैरो। हम 3-4 दिन तैरे, उसके बाद हमें लगा हम तो काले हो गए, हम भाग आए। हमने भैया तैरा ही अपनी तरफ है, स्मार्ट नहीं अपनी तरफ। पता चली उसके चक्कर में कलुआ हो जाते, क्या करना बताइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। देखो बेटा, अगर बच्चों अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ये कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आते हैं तो कर पाओगे, नहीं तो तुम कहोगे पेपर बहुत हार्ड आ गया, छुट्टी। तो यही होता है, ठीक है। जब नहीं आता होता है तो कहते पेपर बहुत हार्ड आ गया। अगले बढ़े। मैंने तुमसे कहा था कि तैयारी उस लेवल की रखो ना जो दुनिया कर रही है। अगर उससे तुम 4 कदम आगे नहीं निकलोगे तो पीछे रह जाओगे। जितना दुनिया चले उससे 4 कदम आगे चलो, पीछे रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई भी एग्जाम अगर आपको निकालना है तो दुनिया जितनी मेहनत कर रही है उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत करो एग्जाम निकलने में। अगले बढ़ते हैं। मुझे बताओ,
बेटा ये मेरे पास में एक फिगर है, सही है, ये मेरे पास फिगर है, जरा सोचना, ये कोई पॉइंट है, ये कोई हो गया सही, ये कोई पॉइंट है जो यहां रखा हुआ है, मेरी आंख यहां पर है, मुझे बताओ डी एपरेंट क्या होगा। डी एपरेंट का मतलब है ये पॉइंट मान लो मुझे यहां दिख रहा, मान लो यहां दिख रहा है, तो ये जो डी एपरेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डी एपरेंट की वैल्यू। तो देखो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन, सर जी मुझे हवा में जो चीज है वहां पर कोई भी चीज नीचे से ऊपर, मैंने कहा नहीं बोतल मुझे यही दिख रही है, दिख रही है, क्यों, क्योंकि हवा में शिफ्टिंग नहीं होगी, जिस मीडियम में मैं हूं अगर उसी मीडियम में चीज रखी है तो शिफ्टिंग। अब देखो क्या मुझे बताओ यहां से यहां के बीच में शिफ्टिंग होगी, नहीं होगी, तो छैये दिखेगा, प्लस यहां शिफ्टिंग होगी, क्या होता है, तो देखो यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 3, और जहां मैं देख रहा हूं उसका क्या है 1, दोनों के बीच की दूरी, अरे छैये तो है, सही है, प्लस क्या यहां शिफ्टिंग होगी, अरे नहीं होगी, ये हवा नहीं है, शिफ्टिंग नहीं होगी, क्या यहां शिफ्टिंग होगी, होगी, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां मैं देख रहा हूं 1, इसका कितना है 4, और ये कितना है 4, प्लस यहां शिफ्टिंग नहीं होगी, क्या यहां शिफ्टिंग होगी, होगी सर, तो मेरा 1 और यहां 1.5 गुणा 3, क्या यहां शिफ्टिंग होगी, नहीं, तो प्लस, सही। अब देखो 6, 3 दूनी 6, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 6, ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 2 13 6 19 सेंटीमीटर, यहां से कितनी दूरी पर दिखेगा बेटा, ये 19 सेंटीमीटर दूर दिखेगा, सही है। अगर मैं आपसे कहूं बताओ इमेज कितनी शिफ्ट हुई, तो इन सब हाइट को जोड़ दो और 19 में से घटा दो, उतनी तो इमेज शिफ्ट हुई, शिफ्टिंग अगर कहोगे तो शिफ्टिंग कितनी हुई, इस पूरे को जोड़ दो और क्या घटा दो 19, अरे पढ़ने पड़ी नहीं पड़ी हैं, क्या नाम है आपको, हैं प्रियंका, प्रियंका एक बार बताओ बेटा यहां शिफ्टिंग क्यों ना भाई, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है, हैं चेतना, यहां शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई, हम खुद ईयर में हैं और ये भी ईयर है, जिसमें हम हैं उसी में अगर चीज रखी हो तो शिफ्टिंग नहीं होती, यहां पर शिफ्टिंग हुई तो मैंने μ2/μ1 × d लगाया सर, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। बेटा किताबों में ये, अगर तुम किताबों में क्वेश्चन, मेरी बात सुनो, अगर तुम किताबों में क्वेश्चन देखोगे बहुत सारी किताबों में डी एपरेंट का फार्मूला आपको 1/μ × d मिलेगा, सही है, वो क्या करते हैं, वो अपने आप को खुद को हवा में मान के चलते हैं, लेकिन कभी गलती से अगर ऐसा क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनर ने कि वो कहे कि तुम भी किसी मीडियम में हो और चीज भी किसी मीडियम से आ रही है, तो क्या करोगे, तो उस कंडीशन पे ये सारा फार्मूला फेल हो जाता है, उस समय सिर्फ यही लगेगा μ2/μ1 × बस इतना मत भूल जाना μ2 क्या है μ1 क्या है, बस सही है, μ2 μ1 मत भूल जाना कि μ2 क्या है, μ2 जिसमें चीज देख रही है और μ1 जहां से ले आ रही है, छुट्टी। अगले बढ़े, कुछ था नहीं इसमें, ये देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं मेरे पास में कोई ग्लास स्लैब था, ठीक है, कोई ग्लास स्लैब था, सर जी अभी तुम जो फार्मूला बोले थे, मैंने तुमसे कहा था इमेज शिफ्टिंग का जो फार्मूला था 1 - μ2/μ1 × यही तो था,
इमेज शिफ्टिंग का फार्मूला 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 इंटू। अब मैंने क्या किया, एक ग्लास स्लैब रख दिया, जैसे ये ग्लास स्लैब रखा। मैंने कहा अगर ये ग्लास स्लैब नहीं था, अगर ये ग्लास स्लैब, तो मुझे मान लो रे यहां मिल रही थी, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से अब मुझे रे कुछ दूर मिल रही है। रे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट हुई उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला ये वाला ज्यादा अच्छा है, 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 इंटू डी। अगर मैं खुद को हवा में मानूं, खुद को किसमें मानूं, हवा में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना, म्यू। अगर खुद को हवा में मानूंगा तो ये 1 हो जाएगा म्यू अपॉन, और इसकी मोटाई क्या मानी है मैंने, टी। तो जो शिफ्टिंग का फार्मूला है वो ये तब आएगा, ठीक है। अगर हाँ, तो शिफ्टिंग का फार्मूला ये आएगा, ठीक है। वैसे जिससे ये जनरेट हुआ है वो फार्मूला ये, इस फार्मूला से जनरेट हुआ है, 1 माइनस μ2 अपॉन μ1 इंटू डी। अगर मैं हवा में हूं तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1, ठीक है। और जो भी ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, और इसकी थिकनेस क्या है, टी, इसकी थिकनेस टी। तो वही देखो ऊपर लिखा गया है, इफ ए ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, देन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस appears to be shifted as shown in figure, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात जरा समझो बेटा, मैंने तुमसे कहा पहले पॉइंट कहां रखा हुआ था, यहां, यही तो था। यहां से लाइट ऐसे गई और ऐसे गई, फिर पढ़ने के बाद में लाइट ऐसे हो गई, तो रियल में ये रखा हुआ कहां पर है, ओ पॉइंट पर। लेकिन जब तुम इसको सीधा करोगे तो तुम्हें दिखेगा कहां पर, इस पॉइंट पर। तो कितना शिफ्ट हुआ, सीधा इस पर। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है। तुमको ग्लास स्लैब दे दिया बेटा 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तुमसे कहा इसकी मोटाई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तुमसे कहा कि बताओ अगर पहले इमेज यहां पर है तो बताओ इससे इमेज कितना शिफ्ट हो जाएगी। इमेज पहले यहां पर था, यहां से कितना शिफ्ट हो गई। तो बस यही फार्मूला रखना है। अगर तुम हवा में हो तो तुम किसमें हो, तब। और मैंने कहा इस चीज को उठा के मैंने पानी में पटक दिया तब, और तुम पानी में, तो बेटा μ2 की जगह क्या आ जाएगा, 4/3। क्या आ जाएगा, 4/3। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है। वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो x बराबर, अगर तुम हवा में हो तो 1 3/2 गुणा कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर पूरा बाहर है। ऊपर जाएगा 1 माइनस 2/3 इंटू 10, आंसर आया 10/3, यानी कि 3.33 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो, 3.33 मीटर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी चीज होगी वो 3.33 मीटर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। इसे बहुत उतारू, बस यही बहुत है। अच्छा लेटरल शिफ्ट है, इसका क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है बेसिकली लेटरल शिफ्ट में। अरे बहुत रह गया हम लोगों का, TIR रह गया, ये रह गया, ऑप्टिकल फाइबर रह गया, बस। और फिर क्या रह गए, ऑप्टिकल फाइबर के यूजेस रह गए हैं अभी, ठीक है। बहुत सारी चीजें रह गई। हाँ 2 मिनट और जाती है, फिर आ जाओ। देखो कल हम लोग इसकी बात करेंगे, और हम लोग जो बात करेंगे वो लेंसेज की करेंगे, ठीक है। कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, और बहुत सारे टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है। उन सब लेंसों की बात करेंगे, लेंस के फार्मूलाज की बात करेंगे। और आज ये क्लास हो गई, कल क्या है, कल का दिन कौन सा है, फ्राइडे सैटरडे। मंडे को तुम्हारी रे ऑप्टिक्स निपट जाएगी। टेस्ट है कब,
हैं? इस संडे को तो टेस्ट नहीं होगा शायद, अगले संडे को टेस्ट होगा। चलो मैं देखो, पहले तो मैं अब जो टेस्ट पेपर बने, अब तक जो टेस्ट पेपर बन रहे थे वो बेटा 50 क्वेश्चन के थे, मतलब फिजिक्स में 50। अब जो टेस्ट पेपर आएगा वो 180 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, देख के बताता हूँ। ठीक है, हाँ, बायोलॉजी में पूरा 11th हो गया है, 12th का आधा हो गया, आधा हो गया 12th का। केमिस्ट्री में आधा हो गया, 11th हो गया केमिस्ट्री में पूरा। फिजिक्स तो पूरी सीक्वेंस वाइज चली थी बेटा, पहले कुछ पढ़ाया बाद में कुछ पढ़ाया, ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, फिजिक्स में विदाउट सीक्वेंस चलने नहीं देता। उसका रीजन ये है, फिजिक्स का एक चैप्टर का कांटेक्ट दूसरे से होता है और दूसरे का तीसरे से होता है। अगर आप मान लो आप कहो कि 5वां चैप्टर पहले पढ़ा दो, कैसे पढ़ा दो जब पहला वाला नहीं आया है? हो ही नहीं सकता। लेकिन केमिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, बहुत गजब सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में जो चीज जहां फंसो वही एक्सेप्शन है, और पूरी फिजिक्स में सिंगल एक्सेप्शन नहीं है, हर किसी का कोई ना कोई रीजन है। अगर फिजिक्स में तुम किसी से पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, और वो ये कहे बस ऐसा होता है, तो समझ जाओ सर जी को या तो पता नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि ऐसा होता ही है। केमिस्ट्री में तुम कहो ऐसा होता है, ऐसा होता ही है, तो हो सकता है। केमिस्ट्री बहुत ऐसा है।